ऑन कर देता हूं। हमारा 6th प्रिंसिपल जो हम पढ़ेंगे वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो बात करता है वन ग्रुप वन प्लान की। कंफ्यूज मत होना बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड जो ऊपर आपने पढ़ा है ये बोलता है वन बॉस वन कमांड, मतलब एक जूनियर या एक सबऑर्डिनेट केवल एक बॉस से ऑर्डर देगा, ये यूनिटी ऑफ कमांड है। अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये बोलता है वन ग्रुप वन प्लान। वन ग्रुप वन प्लान का बेसिकली मतलब होता है रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली होता है वन ग्रुप वन प्लान का कि अ ग्रुप ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन must move in a same direction to achieve the objective, एक ग्रुप को सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए अगर उन्हें ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स अटेंड करने हैं तो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपकी एक क्लास है, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, अराउंड 50 स्टूडेंट है। अब टीचर ने ये प्रपोज किया कि पिकनिक जाना है, तो अब आप बताइए कहाँ जा सकते हैं हम लोग पिकनिक? आप बोलो हम लोग पिकनिक कहाँ जा सकते हैं, बताओ। ये आपसे सवाल है, कहाँ जा सकते हैं? बोलो बोलो। साहिल ने बोला MM फन सिटी, और कोई और बाकी लोग कहाँ जा सकते हैं भाई पिकनिक, बताओ। विशाखापट्टनम, मनाली, विशाखापट्टनम, मनाली। तो मतलब क्या होगा अगर स्कूल में पूछ दिया गया ना पिकनिक कहाँ जाना, नंदनवन, तो सब क्या करेंगे, अपना अपना बोलना शुरू कर देंगे। कोई बोलेगा सर नंदनवन चलते, कोई फन सिटी, कोई विशाखापट्टनम, कोई मनाली, सब अपनी अपनी बातों पे अड़ जाएंगे, ठीक है। कुछ तो ये बोलेंगे कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, ऐसे भी होंगे, मम्मी पापा मना कर दे रहे। तो क्या हो रहा है, 50 स्टूडेंट है तो उसमें से सब अलग अलग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं पिकनिक नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो किया जाए और टीचर खुद अनाउंस कर दे कि हम एक पर्टिकुलर प्लेस पर पिकनिक जा रहे हैं, जिसको चलना है वो चल सकता है, तो अब स्टूडेंट्स के मन में क्लैरिटी है कि कहाँ पिकनिक जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम पिकनिक जाते हैं कहाँ पे, मान लो हम पिकनिक जाते हैं मैत्री गार्डन, तो यार एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, दिल पे मत दे देना, ठीक है। तो क्या होगा, सबको आइडिया है कि सर यहाँ पे जाना है, तो जिसको जाना होगा वो जाएगा। तो बेटा यही कहता है, आपको समझना पड़ेगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की एक ग्रुप को एक प्लान पे मूव करना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रुप में पूछ दिया जाए तो फिर क्या होता है, सब लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। तो टीचर क्या करे, बेटर एक प्लेस बता दे, अब जितनों को जाना होगा सब वहां पे जा सकेंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव या एम है पिकनिक का, ये अचीव हो जाएगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का कहना यह है कि जब एक ग्रुप होता है तो सबकी सोच अलग अलग ना होकर सबको एक डायरेक्शन में मूव करना होता है और एक प्लान पे आगे बढ़ना होता है। आप बताइए आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ आया कि नहीं आया? आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ आया कि नहीं आया? आ गया अच्छे से? गुड। तो आपको मैंने 6 प्रिंसिपल्स बता दिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मैंने आपको बताया। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बाद अगला मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो कहलाता है रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल। बेटा रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी होता है, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि फ्यूल एज पर फ्यूल एम्प्लॉय should be rewarded, employee should be rewarded for his efforts. He should be
given fair salary as per effort made. As per effort made. स्क्रीनशॉट देगा, ये लो, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, एक एक चीज तुम लोग को समझ आनी चाहिए बेटा, ध्यान रखो। सुनो, रेनुमरेशन ये कहता है बेसिकली फ्यूल का प्रिंसिपल कि आपको एम्प्लॉय को उसके एफर्ट के लिए ना रिवॉर्ड करना होगा। आपके लिए अगर वो मेहनत कर रहा है ना, एफर्ट डाल रहा है, तो उसको आप अच्छी सैलरी दो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके यहाँ से वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा। कोई भी तभी मेहनत करता है अगर वो एक एम्प्लॉय है, अगर उसको अच्छी सैलरी मिल रही हो तो। अगर सैलरी नहीं दोगे तो आपके लिए क्यों मेहनत करेगा। जैसे मान लो अजय नाम का एक पर्सन है, 10 साल से आपके लिए मेहनत कर रहा है वो, ठीक है, आप उसकी सैलरी आज तक बढ़ाया नहीं है, उसको आप 20,000 रुपए महीना ही देते हो। अब आप बताओ आगे आप क्या काम कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। 10 साल से आपके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन आप तो उसके लिए कुछ करते ही नहीं हो, उसको 20,000 रुपए महीना देते हो, तो आप क्या काम करेगा, नहीं करेगा। सीधी सी बात है यार, आपको जॉब छोड़ के चल देगा, आप क्या काम नहीं करेगा। तो अगर वो आपके लिए इतना एफर्ट डालता है तो समय समय पर उसकी सैलरी आपको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा फैक्टर उसकी सैलरी होती है। अगर उसकी सैलरी अच्छी होगी तो आप क्या काम करेगा, सैलरी अच्छी नहीं होगी, सीधी सी बात है आपके लिए क्यों काम करेगा वो। तो रेनुमरेशन का प्रिंसिपल यही बोलता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना होगा, उसको अच्छी सैलरी देनी होगी। आप उसको सैलरी अच्छी दोगे तो आपके लिए ज्यादा मेहनत करेगा, और सैलरी नहीं दोगे तो आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। तो चलिए पूरे 7 के 7 एक बार देख लो भी अच्छे से। शुरुआत कहाँ से हुई थी, डिवीजन ऑफ वर्क से। हैंड रेस करके बताओ इसके बारे में समझते हो कि नहीं समझते हो, डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि नहीं आता, यस या नो सर के करके फटाफट बताओ मेरे को, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है नहीं आता। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इसका नोट्स दूंगा, बस एक बार में पढ़ डालना। यूनिटी ऑफ कमांड आता होगा ये। स्केलर चेन, अब बाकी तो अभी 2 मैंने बताया है तो ये तो आपसे बनेंगे ही, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। यहां तक मैंने बता दिया, यहाँ पे अपना दादू सुर खत्म हो गया, 7 प्रिंसिपल खत्म हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल पर। हमारा ये 8वां प्रिंसिपल होगा, और ये हमारा क्या जाता है, सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन को आप दूसरी भाषा में बेटा सैक्रिफाइस भी कहते हो। इसका मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज इन अ ग्रुप he must sometimes sacrifice his personal interest for group interest. आपको साधारण भाषा में बताऊं तो जब आप किसी ग्रुप में होते हैं तो कई बार ये होता है कि आपका पर्सनल बेनिफिट हो रहा होता है पर ग्रुप का नुकसान हो रहा होता है, तो ग्रुप को बचाने के लिए या ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए कई बार आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि हमारे ग्रुप में 6 लोग हैं, 6 पीपल है मुझे मिलाकर, और 6 समोसे हैं, ठीक है। मेरा पेट भरा हुआ है लेकिन एक पर्सन ज्यादा भूखा है, तो मुझे अपना समोसा खा देना चाहिए कि उसको दे देना चाहिए, मुझे अपना समोसा खा देना चाहिए कि उसको दे देना चाहिए, आप बताओ। ग्रुप में 6 लोग हैं मुझे मिलाकर, और 6 समोसे, मेरा पेट भरा हुआ है और एक पर्सन ज्यादा भूखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सामने वाले को समोसा दे देना चाहिए ना। हम ग्रुप में यार, तो ग्रुप के बारे में, दोस्ती के बारे में सोचना चाहिए। कई बार दोस्ती में हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ जाते हैं, अपने से पहले सामने वालों को देखना पड़ जाता है, तो इसे ही सबऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक क्रिकेट मैच है,
क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं 99 रन पे हूं, लेकिन नर्वस हो गया हूं और बॉल वेस्ट कर रहा हूं। मेरे बाद जो आएगा क्रिकेटर वो बहुत अच्छा रन बना सकता है, तो बेटर है मुझे आउट हो जाना चाहिए, अपना 100 मारने के बारे में ना सोचना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो बैट्समैन आए वो कम से कम हिट लगाए और टीम को जिता दे। टीम का जीतना ज्यादा जरूरी है, मेरा 100 बनाना ज्यादा जरूरी नहीं है। मुझे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए सेक्रीफाइस कर देना होगा। आप हमारे देश के सोल्जर्स को देखो, वो अपने पूरे पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर अपने इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करके देश के बारे में सोचते हैं। जब कोई आर्मी में जाता है, उसने क्या सेक्रीफाइस किया, उसने अपनी पूरी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, केवल किसके लिए, एक नाम भारत। हम सब के लिए, हम एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम इंडिया है। आर्मी के पर्सन ने अपनी पर्सनल लाइफ हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दी, दैट सबऑर्डिनेशन। आप बताओ, आपको सबऑर्डिनेशन समझ आया कि नहीं आया? आप बताओ, आपको सबऑर्डिनेशन समझ आया कि नहीं आया? कई बार ग्रुप्स के लिए हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, छोड़ना पड़ जाता है, इसे सबऑर्डिनेशन कहते हैं। आ गया? बहुत बढ़िया। तो ये था भाई सबऑर्डिनेशन का। सर आप आज कंसीक्वेंस और ये नेगेटिव इफेक्ट क्यों नहीं बता रहे हो, पॉजिटिव इफेक्ट एक ही साथ करेंगे, पहले समझ तो लो सबको आप। अब जैसे आपका 8 प्रिंसिपल हो गया, सबऑर्डिनेशन हो गया। अब इसके बाद 9th प्रिंसिपल आपका जो होता है उसको बोलते हैं इक्विटी का प्रिंसिपल। इक्विटी का प्रिंसिपल जो है फ्योल का, ये इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। ये कहता है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में द मैनेजर शुड ट्रीट everyone fairly and equally, and no discrimination shall be done. इक्विटी का प्रिंसिपल इक्वालिटी की बात करता है। ये बोलता है कि मैनेजर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सबको फेयरली ट्रीट करे, बराबर ट्रीट करे, और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एग्जांपल देते हैं, एक कंपनी है, कंपनी में सेम लेवल पे 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, एक का नाम अजय है, एक का नाम विजय है। 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, एक का नाम अजय है, दूसरे का नाम विजय है। बच्चों मुझे 2 मिनट दो, मुझे 2 मिनट दो बेटा। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं 10:30 सर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास लेके उसको जल्दी से करता हूँ। हाँ, तो देखिए अजय विजय दोनों यार सेम लेवल पे, दोनों का वर्क भी सेम है, काम भी एक जैसा करते हैं। जब प्रमोशन की बारी आई ना, तो सिर्फ विजय को प्रमोट किया गया, अजय को प्रमोट नहीं किया गया। तो सारे लोग ये सोचने लग गए ऐसा क्या हो गया कि विजय को प्रमोट किया गया, अजय को प्रमोट नहीं किया गया। बाद में पता लगता है ये जो विजय है ये बॉस का रिलेटिव है। तो यहां पर जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? यहां पर जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ, बताओ। यहाँ पर गलत हुआ। यहाँ पर माना जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो होने का मतलब ये होता है कि सबको बराबर ट्रीट करना है। यार जब काम एक जैसा था तो दोनों को प्रमोट करना था ना, क्योंकि वो बॉस का रिलेटिव है इसलिए आपने विजय को प्रमोट किया। तो आप इक्विटी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, लोग डिससेटिस्फाई होंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। क्लैरिटी है, हाँ या ना? सभी लोग को समझ आ गया? गुड। तो अब इक्विटी जैसे हो गया तो इसका 10वां आता है। 10 तक बेटा हम लोग पहुंच गए हैं, आज पूरा 14 तक खत्म करके जाएंगे आज क्लास से। फिर इसका बैकअप वीडियो चाहो तो ले लेना एक बार ईशान सर से 2 क्लास का, और मैं बोलूंगा पूरे 14 को एक बार देख लेना ताकि तुम लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ इसमें।
ठीक है, हर्षद मेहता क्यों नहीं, बिल्कुल देखें। देन बारी आती है स्पिरिट डी कॉर्प की। ये 10वां प्रिंसिपल है आपके लिए। मैंने आपको जो कोड बताया दादू सुर CCSOE में, उसके हिसाब से आपको करा रहा हूं, ठीक है। एस्पिरिट डी कॉर्प का मतलब बेसिकली क्या है मैं आपको बताऊं। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीस से आया हुआ वर्ड है, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, हिंदी में एकता की भावना। कभी भी याद रखो, जो गोल अचीवमेंट होता है, जब भी आप गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करते हो, टारगेट अचीव करने की बात करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमेशा ये ग्रुप एफर्ट होता है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, पहले दिन ही मैंने मतलब बताया बहुत सारे लोग यहाँ हैं। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं। कुछ मैनेजर है, सम आर मैनेजर्स एंड सम आर एम्प्लॉइज। कुछ मैनेजर है और कुछ एम्प्लॉइज है। ऑल मस्ट कोऑपरेट with each other, all must cooperate with each other to achieve the objective, ठीक है, ऑब्लिक गोल। जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव और गोल के बीच का डिफरेंस नहीं पता, वो समझ लें कि आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मेन टारगेट होता है। मेन टारगेट को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो स्मॉलर टारगेट्स होते हैं, जो स्मॉल टारगेट या छोटे छोटे टारगेट होते हैं, उनको गोल बोलते हैं। तो जब गोल अचीव होते हैं तभी ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। 12th बोर्ड जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, और उसके लिए आप अभी जो जो एग्जाम्स बीच में दोगे इंटरनल, वो आपके गोल होंगे। उसमें अच्छे नंबर आएंगे, उसी से तो पता लगेगा कि बोर्ड में भी अच्छा नंबर आएगा। तो एस्पिरिट डी कॉर्प ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे से जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव और गोल अचीव नहीं हो पाएगा। जैसे इस क्लास में हम लोग भी तो एस्पिरिट डी कॉर्प फॉलो कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो हम सबके बीच एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है। और हमारा टारगेट क्या है कि हमारे एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आए। ये एस्पिरिट डी कॉर्प होता है। कितना क्लियर है एस्पिरिट डी कॉर्प, बताओ कितना क्लैरिटी है कि और रिपीट करना पड़ेगा मुझे? बताओ एस्पिरिट डी कॉर्प आपको समझ आया कि नहीं आया? रिपीट करूं, एस्पिरिट डी कॉर्प एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। ये कहता है कि जब आप एक ग्रुप में होते हैं तो आपको एक दूसरे से कोऑपरेट करना पड़ता है, मतलब आपको मिलकर काम करना पड़ता है। यदि आप मिलकर काम नहीं करोगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करोगे, कोऑपरेट नहीं करोगे, तो कभी भी काम नहीं हो पाएगा। जैसे आप जब एक गेम खेलते हो तो सबको एक दूसरे से कोऑपरेट करना पड़ता है, तभी उस गेम में आपको विन या जीत मिलती है, अदरवाइज कैसे मिलेगी। आज हमारी क्लास चल रही है, हम सब इतने लोग हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो पढ़ाई हो कैसे पाएगी। मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे, आप रिस्पॉन्स करोगे, तो माना जाएगा कि हमारे में एक स्पिरिट है, हम सब में जो कोऑपरेशन का स्पिरिट है। हम सब एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाह रहे हैं, मिलकर काम करना चाह रहे हैं, और इससे हमारा टारगेट अचीव हो पाएगा। इसे एस्पिरिट डी कॉर्प कहा जाता है। अब समझ आया कि नहीं एस्पिरिट डी कॉर्प, बताओ मुझे फटाफट बोलो, एस्पिरिट डी कॉर्प समझ आया कि नहीं? स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, एक दूसरे से हमें मिलकर काम करना होता है। अब यहाँ पर आपके 10 प्रिंसिपल हो गए खत्म। शुरुआत डिवीजन ऑफ वर्क से हुई थी, आप एस्पिरिट डी कॉर्प तक आ चुके हो। अगला उसके बाद जो आपको प्रिंसिपल पढ़ना होता है बेटा, वो होता है 11वां प्रिंसिपल, जिसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सब लोग सुनना और समझना।
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन यूज ऑफ पावर को बताता है, ये पावर के इस्तेमाल को बताता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से बच्चों सीखना, जब आप सेंट्रलाइजेशन वर्ड का यूज करते हो तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर एट टॉप लेवल। जब सारी पावर टॉप लेवल के पास होती है या ओनर्स के पास होती है तो इसे सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, आदित्य एक ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है यार, इसकी एक शॉप है, इस शॉप का ओनर आदित्य है, ये शॉप शंकर नगर रायपुर में है, ठीक है। यहाँ का ओनर आदित्य है और इसके अंडर में 2 एम्प्लॉइज हैं, एक्स और वाई। तो अब आप बताओ इस शॉप की सारी डिसीजन मेकिंग कौन करता होगा? इस शॉप में सारा डिसीजन कौन लेता होगा? सारी पावर किसके हाथ में होगी? फटाफट बोलो, इस शॉप में सारी पावर किसके हाथ में होगी? आदित्य की शॉप है, आदित्य ओनर है, शॉप शंकर नगर में है, आदित्य ओनर है, उसके अंडर में 2 एम्प्लॉई एक्स और वाई, तो यहाँ पे सारी ताकत किसके हाथ में? बताओ, सारे डिसीजंस कौन लेता है इस शॉप में? बोलो। जो ओनर है डेट इज आदित्य, वही सारे डिसीजन देता है। तो आदित्य यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम पे चलता है जहां उसने सारी पावर अपने हाथ में रखी है। अब अगर मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बताऊं तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट वेरियस लेवल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट वेरियस लेवल। अब आपको नहीं समझ आई होगी बात तो मैं आपको समझाता हूं। अगेन आदित्य है, इसकी शॉप है, लेकिन ये शॉप पूरे इंडिया में 2000 प्लेसेस पर है, 2000 जगहों पर इसकी शॉप है, ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली रायपुर, पूरे भारत में उसकी 2000 ब्रांचेस है। अब आप बताओ क्या आदित्य के लिए पॉसिबल है कि अकेले वो 2000 ब्रांचेस को संभाल पाए? क्या आदित्य के लिए पॉसिबल है कि वो अकेले 2000 ब्रांचेस के लिए को संभाल पाए? बताओ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आदित्य क्या करेगा, हर ब्रांच के लिए अलग अलग मैनेजर रख देगा, ठीक है। कितनी ब्रांचेस के लिए रखेगा? कम से कम 2000 ब्रांचेस के लिए, और वो लोग फिर हर ब्रांच को अपने हिसाब से संभालेंगे। तो आदित्य ने अपनी अथॉरिटी क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी? मैनेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो ये बात याद रखना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एक है या छोटी है तो पावर एक पर्सन के हाथ में रहती है, और जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर पावर का क्या होता है? अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे हमेशा याद रखना, कोई भी चीज स्मॉल लेवल पर होती है, छोटे लेवल पे होती है। जैसे मैं बोलता हूँ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कम लोग हैं, तो हमेशा वहां पे सेंट्रलाइजेशन किया जाता है। और अगर मैं बोलूं ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लार्ज लेवल पे है, तो क्योंकि बड़े लेवल पे है तो आप अकेले काम नहीं संभाल सकते, तो वो क्या करते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि रिलायंस क्या करते होंगे, सेंट्रलाइजेशन की डिसेंट्रलाइजेशन? रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो सेंट्रलाइजेशन करती होगी कि डिसेंट्रलाइजेशन करती होगी? फटाफट बोलो, ये क्या किस पे चलते होंगे? वेरी गुड, आप एकदम अच्छे से सीख गए हो। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। इसको आपको और अच्छे समझना हो तो आप समझना, जैसे एक पिद्दी सा देश है नॉर्थ कोरिया, वहां एक राजा है, वो बोलेगा जो ये करना, ये खाना, ये खाओ, ये पहनना, ये पहनो। क्योंकि छोटा देश है तो सब उसकी बात सुन रहे हैं, तो ये सेंट्रलाइजेशन है। हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है और इसको एक इंसान नहीं संभाल सकता, तो हमने स्टेट्स बनाए हैं, स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर रखे हैं। तो इंडिया जो है डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो बेसिकली ये माना जाता है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जब छोटी होती है तो हम सेंट्रलाइजेशन पे चलते हैं। तो आप जब कल को ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे ना तो आप देख लेना,
आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी होगी तो सेंट्रलाइजेशन करना, और बड़ी होगी तो डिसेंट्रलाइजेशन करना। आपको रूल समझ आ गया कि नहीं आया? हैंड रेस करके बताओ, आपको रूल समझ आया कि नहीं आया? सभी लोग? गुड। अगला भैया इसके बाद जो आता है, आज का इसको आखिरी रख रहा हूं मैं, दो को कल करेंगे यार, बहुत बता दिया, तुम लोग भी चकरा जाओगे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है जॉब पीरियड। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का प्रिंसिपल, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना क्या कहता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ये कहता है बेसिकली कि अगर मैं कहीं नौकरी करता हूँ, एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे मन में जो सबसे बड़ा फियर या डर होगा वो होता है जॉब लॉस का। खासकर अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आज आप काम पे आ रहे हो, कल को आपको कब मना कर देंगे कोई भरोसा नहीं है। सरकारी नौकरी में क्या है, कितने भी निकम्मे रहो, नौकरी से कोई निकालता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जॉब की स्टेबिलिटी होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आपको कब नौकरी से निकाल दिया जाएगा कोई भरोसा नहीं है, तो आप कभी भी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करते हो। तो यहाँ पे फेयोल का ये कहना होता है कि आपको अपने एम्प्लॉय से अगर बहुत अच्छे से काम करवाना है, तो उसके जॉब पीरियड को फिक्स कर दो। जॉब पीरियड को फिक्स कर दो। कैसे फिक्स करोगे? उसके साथ एक सर्विस अग्रीमेंट बना दो, उसके साथ एक सर्विस अग्रीमेंट बना दो, ठीक है, जहां पे उसको बोल दो कि कम से कम तुम इतने साल तो हमारे यहाँ हो ही, जैसे 5 साल या 3 साल तुम हमारे यहाँ काम करोगे, इस बीच तुमको कोई नहीं निकालेगा हमारे यहाँ से। तो इसके मन में बेटा ये जो डर है ना, फियर है नौकरी छूटने का, ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। कॉन्ट्रैक्ट बनाना मतलब कंपनी भी बंद गई है और ये एम्प्लॉय भी। 3 या 5 साल तक तो नौकरी से कोई निकालेगा ही नहीं आपको, तो आपके मन से निकाले जाने का डर खत्म हो जाएगा और आप फुल एफिशिएंसी से काम करोगे। इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का प्रिंसिपल, कि एम्प्लॉय के मन के डर को खत्म करो, डर के कारण वो अच्छा काम नहीं कर पाता। उसका जॉब पीरियड फिक्स कर दो जैसे सरकारी नौकरी में होता है, तो आपके लिए बेहतर काम करेगा। ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कहता है। आप बताओ, आपको स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर समझ आया कि नहीं आया, कि मैं दोबारा रिपीट करूं? अगर उसको जॉब स्विच करना है तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन दे दिया जाता है उसको कि आप हमें 1 महीने या 2 महीने का नोटिस देके ही जॉब छोड़ोगे, वरना नहीं छोड़ोगे, ये बोल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम बांध दिए हैं, पर उसके मन के डर को खत्म कर दिया हमने कि भाई तेरा जॉब फिक्स है, तेरे को कोई नहीं निकालेगा, ठीक है, तुम रह सकोगे। ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का प्रिंसिपल है। अब मैंने आपको 12 बता दिए हैं। आप क्या करना, अगर आपको रिक्वायर्ड लगे, जरूरत लगे, तो आप ईशान सर से वीडियो दे देना इसका, और थोड़ा सा देख वेख लेना, एकदम प्रिपेयर कर दो, क्योंकि सैटरडे को मैं टेस्ट दूंगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा देख वेख के समझ के करना बेटा इसको। हम लोग इको के लिए अभी 9:45 को मिल रहे हैं, 9:45 AM को मिल रहे हैं, मतलब ठीक 10 मिनट बाद हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसका वीडियो वीडियो लगे तो दे देना। ये दे बेटा, दे दे स्क्रीनशॉट इसका। हो गया? ठीक है, मिलते हैं हम लोग 9:45।